Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with अजय। दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो कि ऑलमोस्ट फ्री हैं। देखो, इस चैनल के ऊपर मैं रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ, फर्स्ट पेपर के भी और ज्योग्राफी के भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जब आप मेरे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपकी एक बहुत ही अलग तरीके से और वे टू सक्सेस के तरीके से यहाँ पर सभी क्लासेस चला रहा हूँ। तो देखो, यदि आप मेरे इन सभी क्वेश्चंस की एक साथ पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हो। तो उसका चार्ज लगेगा और वो मैं आपको जब व्हाट्सएप पर आप मेरे से डिस्कस करोगी तो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि पीडीएफ का चार्ज क्या है। और एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा हूँ जो अब होने वाला जो जेएफ का एग्ज़ाम है उसका टारगेट लेके, तो मैं दोनों का चार्ज क्या है, उसमें और क्या सिस्टम है, ये सारा का सारा जो प्लान है मैं आपको वहाँ पर डायरेक्टली बता दूंगा। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 7891350470। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इनके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और जो मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप का टारगेट है कि आपका 75% प्लस का स्कोर हो। देखो, मैं जो क्लासेस पढ़ाता हूँ वो दो टारगेट लेके पढ़ाता हूँ। पहला टारगेट है कि पहले एग्ज़ाम पास करो, नॉलेज तो ज़िंदगी भर पढ़ाते रहोगे। दूसरा मेरा टारगेट रहता है सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे तो एग्ज़ाम टॉप करोगे और अनसेलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे तो एग्ज़ाम फेल करोगे। अब हम आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस मॉडल सेट है 16वां, और यहाँ पर हम टोटल क्वेश्चन लेके आए हैं 10, जिनको आपको टोटल 10 मिनट में सॉल्व करना है। क्या करना है? 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को आपको 10 मिनट में सॉल्व करना है। और यदि आपका 10 में से 6 क्वेश्चन सही होते हैं तो समझो आपकी नेट के लिए तैयारी है। और यदि आप 10 में से 8 क्वेश्चन सही कर पाते हो तो समझना आपके जेआरएफ के लेवल की प्रिपरेशन है। क्योंकि जो मैं ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये वो क्वेश्चन है जहाँ पर सबसे कम टाइम लगता है और सबसे अच्छा स्कोर होता है। तो देखो, हम यहाँ पर जो टारगेट है वो मैक्सिमम लेके चलते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल मैक्सिमम टारगेट लेके चलते हैं कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती। उस बेस पर हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? पहला मिशन है सौर ऊर्जा, दूसरा है हिमालय का संरक्षण, तीसरा है सतत कृषि, चौथा है परमाणु ऊर्जा और पांचवा है वनीकरण। ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी चौथा और पांचवा, ऑप्शन सी तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी केवल चौथा। अब हमें यहाँ पता चलाना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड से भी पढ़ना है। दोनों काम करना है यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से भी पढ़ना है और स्पीड से भी पढ़ना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, केवल यहाँ पर जो चौथा है वो जलवायु परिवर्तन की जो राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना थी उसके 8 मिशनों में शामिल नहीं था। अब इसका मैंने कुछ सॉल्यूशन तैयार किया है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को शुरू की गई थी। यह विकास के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशन है। पहला मिशन है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है बड़ी ऊर्जा क्षमता के लिए राष्ट्रीय मिशन, तीसरा है स्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन, चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन, पांचवा है हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, छठा है हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सातवां है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और आठवां है जलवायु परिवर्तन के लिए
ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, ये ज्ञाप नहीं है, ज्ञान नहीं है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये यहाँ पर ज्ञान है, जलवायु परिवर्तन के लिए ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये हमारा क्वेश्चन 191 था। क्वेश्चन 192, देखो आप कितने क्वेश्चन सही करते हो ये मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे इनकी आप PDF पे ले सकते हो। नवीकरणीय ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से कौन वायु प्रदूषण का कारण बनता है? पहला है सक्रिय तापीय ऊर्जा रूपांतरण, दूसरा है कचरे से ऊर्जा, तीसरा है वायु ऊर्जा, और चौथा है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन ए, इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है कि केवल पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन बी में है केवल दूसरा और चौथा। ऑप्शन सी में है केवल पहला और दूसरा, और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ पर जो दूसरा और चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरे में आएगा कचरे से ऊर्जा और चौथे में है भूतापीय ऊर्जा। देखो इसका मैं सॉल्यूशन समझा देता हूँ आपको। ऊर्जा के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, पहला होता है नवीकरणीय स्रोत और दूसरा होता है अनवीकरणीय स्रोत। जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं इसमें वो सभी स्रोत इंक्लूड किए जाते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है। दूसरी साइड जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनमें हम उन सभी स्रोतों को इंक्लूड करते हैं जिनका केवल एक बार ही प्रयोग किया जाता है, जैसे नाभिकीय ऊर्जा है, पेट्रोल है, गैस है और कोयला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 193वां क्वेश्चन है, वही बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? ऑप्शन ए जल और जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी जल और जैव विविधता, ऑप्शन सी भविष्य के लिए जल बचाओ, ऑप्शन डी जल और नवीकरणीय संसाधन। तो जो क्वेश्चन नंबर 193 में है इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जल और जलवायु परिवर्तन। कि विश्व जल दिवस जो 2020 का था उसका मेन टारगेट था जल और जलवायु परिवर्तन, और जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व जल दिवस। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। उसके बाद है 194वां क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल वन और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.16% है। रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के वर्षों में कौन से राज्यों ने अधिकतम वृद्धि दर्शाई है? ऑप्शन ए है ओडिशा, बी है वेस्ट बंगाल, सी है मध्य प्रदेश और डी है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर पता चलाना है कि कौन सा राज्य है जिसने सर्वाधिक वृद्धि की है। ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखो यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर का पता चलाना है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि हाल ही के वर्षों में जो वृक्ष और वन आच्छादित क्षेत्र था उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की है वेस्ट बंगाल ने। इसका हम कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। भारत में वन आच्छादन क्षेत्र वर्ष 1987 से भारतीय वन संरक्षण, जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक संगठन है, के द्वारा मापा जाता है। कि भारत में वन आच्छादन क्षेत्र वर्ष 1987 से भारतीय वन संरक्षण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक संगठन है, उसके द्वारा मापा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वन आच्छादन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य। पहला है कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश,
तीसरा है केरल, चौथा है जम्मू कश्मीर और पांचवा क्या है, पांचवा है यहाँ पर पश्चिमी बंगाल। पांचवा वेस्ट बंगाल है जिसको हम पश्चिमी बंगाल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हुआ हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, भारत में वन भूमि का अधिकतम नुकसान किसके द्वारा होता है? भारत में वन भूमि का अधिकतम नुकसान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है नदी घाटी परियोजनाओं द्वारा, ऑप्शन बी है उद्योगों द्वारा, कथन 3 है परिवहन एवं परिवहन के साधनों द्वारा, नेक्स्ट है कृषि के द्वारा। यहाँ पर हमें सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में है पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी में है केवल तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी में है केवल चौथा और ऑप्शन डी में है दूसरा और चौथा। तो जो 195वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है कृषि के द्वारा, कि भारत में जो वन भूमि था उसका सबसे ज़्यादा नुकसान कृषि के द्वारा हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पर एक कंफ्यूज में पड़ गए कि भारत में वनों का नुकसान सबसे ज़्यादा कृषि के द्वारा क्यों हुआ है, क्योंकि देखो कुछ लोग हैं जो अब भी स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसको हम झूम कृषि भी बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि वनों को जलाया जाता है, वहाँ पर खेती की जाती है, 2-3 साल वहाँ पर खेती कर लेते हैं, जैसे ज़मीन अनुपजाऊ होती है फिर उस ज़मीन को छोड़ते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ वनों की कटाई करते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे वनों का विनाश हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 196, अभिकथन ए, ओपन डिस्टेंस लर्निंग को अपने अधिगम के अधिक निजीकरण या व्यक्तिकरण की आवश्यकता होती है। एक आकार में हर कोई समा नहीं सकता। उसके बाद है कारण आर, ओपन और डिस्टेंस लर्नर ऑन कैंपस छात्रों की तुलना में अधिक विषम होते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि, संस्थागत अंतर, पूर्व शिक्षा, सीखने के अनुभव सभी ऑनलाइन सीखने के लिए उनकी तत्परता को प्रभावित करते हैं। अब हमें यहाँ पता चलाना है, ये 2 कथन दिए हुए हैं, एक है अभिकथन और दूसरा है कारण। अब हमें ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तीसरा है ए सही है और आर गलत है, और चौथा है ए गलत है और आर सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि ये जो दोनों बातें हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं और ये दोनों बातें एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रही हैं। क्या कर रही हैं? स्पष्टीकरण कर रही हैं। इसका कुछ सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है। ओपन डिस्टेंस अधिगम या ऑनलाइन शिक्षण में छात्र भौगोलिक रूप से व्यापक होंगे, वे सामाजिक पृष्ठभूमि, संस्थागत अंतर आदि के संदर्भ में अधिक विविध होंगे। कि ओपन डिस्टेंस अधिगम या ऑनलाइन शिक्षण में छात्र भौगोलिक रूप से व्यापक होंगे, वे सामाजिक पृष्ठभूमि, संस्थागत अंतर आदि के संदर्भ में अधिक विविध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197, ईशान उदय छात्रवृत्ति योजना किस विशिष्ट नियत समूह के लिए शुरू की गई है? कौन सी है? ईशान उदय, ध्यान से पढ़ना है, ईशान उदय। ऑप्शन ए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, ऑप्शन बी 10 से 16 आयु वर्ष के बीच की बालिकाओं के लिए, ऑप्शन सी पिछड़ी व अनुसूचित जातियों के लिए, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि जो ईशान उदय छात्रवृत्ति योजना थी वो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई थी। इसका कुछ सॉल्यूशन है, बता देता हूँ एक बार। यूजीसी ने शैक्षणिक सत्र 2014-15 के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना, जिसको हम ईशान उदय योजना बोलते हैं, की शुरुआत की गई थी। छात्रवृत्ति का उद्देश्य था पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, GER जिसको हम बोलते हैं सकल नामांकन अनुपात, इसको बढ़ावा देना।
कि जो छात्रवृत्ति मिलती थी पूर्वोत्तर भारत में किसान उदय योजना के तहत, तो उसके दो उद्देश्य थे। पहला, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, दूसरा GER, ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात को बढ़ावा देना। और इस योजना के तहत प्रत्येक स्टूडेंट को प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। 198 जो क्वेश्चन है बहुत आसान सा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें मिलान करना है, फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मिलाना है। भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, हैदराबाद, बेंगलोर, शिमला और दिल्ली। हमें इनको आपस में मिलाना है। ये इनका मिलान है ABCD ABCD। अब इसका मिलान करेक्ट क्या होता है एक बार देखते हैं फिर वापस। तो इनको हम मिला लेते हैं एक बार। देखो 198 में जो ऑप्शन नंबर A है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक बार बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट है। A के अकॉर्डिंग क्या है, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान हैदराबाद में, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था बेंगलोर में, एक मिनट सॉरी, देखो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जहाँ पर ये तो जो ऑप्शन थे वो मैंने थोड़ा गलती से गलत सेट हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये थोड़ा गलत हो गया है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल सही है कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, जिसको हम IIAS बोलते हैं, वो शिमला में है। भारत में स्थित एक शोध संस्थान है। यह 1964 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था जो कि न्यू दिल्ली में, और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय। जो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था है वो न्यू दिल्ली में है, और एक भारत में स्थित एक अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद है जो एक स्वतंत्र संस्थान है। क्या है? एक स्वतंत्र संस्थान है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद एक ऐसा संगठन है जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों HEI का आकलन और उनको मान्यता देता है। यह भारत सरकार के UGC द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। देखो इस क्वेश्चन में मैं जो ऑप्शन था वो गलत सेट कर दिया हूँ, मैं किसी को मिसगाइड नहीं करूँगा, इसलिए मैं जो इसके ऑप्शन थे वो आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन से ढंग से पढ़ना है। आपको यदि क्वेश्चन ऊपर वाले आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो, अपने हिसाब से मिलान कर सकते हो। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन वो बिल्कुल राइट है, ध्यान रखना है आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 199 क्वेश्चन है, मानद विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं सही हैं? पहली मान्यता, राज्य का राज्यपाल मानद विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। दूसरा, वे अपनी स्वयं की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम डिजाइन कर सकते हैं। तीसरा, वे प्रवेश और शुल्क संबंधी अपने स्वयं के दिशा निर्देशों को लागू कर सकते हैं। चौथा, वे डिग्री प्रदान कर सकते हैं। सही आंसर का चूज करना है। ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में पहला, दूसरा, तीसरा है। ऑप्शन बी में दूसरा, तीसरा, चौथा है। ऑप्शन सी में पहला, दूसरा और चौथा है। ऑप्शन डी में चारों के चारों हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि जो दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों कथन बिल्कुल सही हैं और जो पहला कथन है वो बिल्कुल गलत है। देखो इसका कुछ डिस्क्रिप्शन तैयार किया मैंने। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को एक विश्वविद्यालय के समान दर्जा दिया जाता है। वे अपने नाम के तहत डिग्री प्रदान कर सकते हैं। वे अपनी स्वयं की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम कार्य को डिजाइन कर सकते हैं। वे प्रवेश और शुल्क संबंधी अपने स्वयं के दिशा निर्देशों को लागू कर सकते हैं। राज्यपाल मानद विश्वविद्यालयों का कुलपति नहीं होता है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो कथन था फर्स्ट वो था कि राज्यपाल मानद विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है, लेकिन यहाँ पर यह बात गलत है कि जो राज्यपाल है वो मानद विश्वविद्यालयों का कुलपति नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 200, अभिकथन ए, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में छात्रों के मनोवैज्ञानिक विकास के बजाय शुद्ध चरित्र के लिए अभ्यास और प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। अभिकथन ए है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में छात्रों के मनोवैज्ञानिक विकास के बजाय शुद्ध चरित्र के लिए अभ्यास और प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। उसके बाद तर्क आर, चरित्र की पवित्रता बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था। जो चरित्र की पवित्रता है वो बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कि कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन बी कि कथन ए और आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी ए सही है और आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है और आर सही है। तो जो 190वां क्वेश्चन है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कि ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। और ये है इसकी आंसर की 10 क्वेश्चनों की आंसर की जो आपके सामने हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, जो लिखने में मिस्टेक हो गई थी, तो आपको मिसगाइड ना करने के लिए मैंने उसको रिमूव कर दिया है। उसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना, बहुत सही है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट हमारे। तो इन 200 क्वेश्चंस की PDF लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। आगे मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर मैं ये सारा कंटेंट आपके टेस्ट के लिए डालता हूँ, वहाँ पर ऐड होना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हो। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप अपनी बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भी आप बेस्ट है ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड जरूर हो, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था 7891350470। और ध्यान रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।